हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल। बच्चों, मुझे ये बता दो कि क्या मैं दिख रही हूँ एंड इज द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी एब्सोल्युटली फाइन फॉर द सेशन, ताकि हम वीडियो स्टार्ट कर सकें। अरे अमन कह रहे मैम क्या हाइड्रोजन क्या है, इन्होंने तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी इजी बना दिया है। अरे हाइड्रोजन तो मैम को भी बहुत ज्यादा कोई पसंद वाला चैप्टर है नहीं, बट ठीक है, हम इसे अपनी पसंद कर लेंगे। ठीक है, अब ऑल राइट, स्टार्ट करें आज की क्लास को। बेटा सेशन को कर लो शेयर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। हाइड्रोजन स्टार्ट करने वाले। अर्लियर आई थॉट ऑफ टेकिंग वन शॉट, फिर मेरे को लगा कि दो बातें हैं। एक तो ये कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम वन शॉट मत लो आप, वन शॉट में क्या होता है एंड तक बच्चे थक जाते हैं, तो उसलिए फिर वो अच्छे से नहीं कंप्लीट होता लास्ट में। और दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में, वो मेरे को अभी बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि गला गड़बड़ हो रहा है, मतलब ओवरऑल तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 1 आवर की ही क्लास रखेंगे अपन। मैम जेई रीलोडेड में जीओसी आप ही पढ़ाइएगा? अच्छा ठीक है प्रशांत, मैं आई विल ट्राई। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सेशन के लिंक को कर दो बेटा शेयर सबके साथ में। ये सेशन थोड़ा सा, इसमें 2/3 ऑफ द चैप्टर में फिनिश करूंगी और एक छोटा सा एक सेशन लगाएंगे हम, उसमें 1/3 फिनिश करेंगे, वो कल है। तो आज और कल के ओवरऑल ये 2 आवर्स का पूरा हाइड्रोजन चैप्टर होता है, तो वो 2 आवर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंतिम युद्ध के लिए एनरोलमेंट्स ओपन है। काफी बैच फिल हो रहा है और यहाँ आपके हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। एज इफ आपके बोर्ड्स जो है 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जा रहा है, मेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है, सेकंड अटेम्प्ट एडवांस तक का ध्यान रखा जा रहा है। तो बेसिकली ये आपका पूरा सफर जो है वो हमारे साथ बहुत जबरदस्त तय होने वाला है, क्योंकि इस बैच में वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी इफ एंड बट। ठीक है, सो इसको एनरोल करने के लिए इस क्लिक पे आपको जाना है, मतलब इस लिंक पे आपको जाना है और उसके बाद इसको एनरोल कर लेना है। इसका प्राइस काफी स्लैश डाउन हो गया है बाय यूजिंग कोड उड़ान, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है इस पर्टिकुलर बैच में। मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। देखो, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं क्लास लूँ तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको नोट करनी है। एंड काफी सारी स्लाइड्स है, 50-55 आज की स्लाइड्स है, क्योंकि हम मतलब आधे से ज्यादा लाइक 70% ऑफ द चैप्टर अपन आज ही खत्म करेंगे, 30% चैप्टर हम कल खत्म करेंगे। लेकिन जितना तुम्हें मैं नोट डाउन करवाऊंगी और तुम हाथ से बेटू लिखोगे ना, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। और उसके लिए मैंने क्या करना है, तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, मतलब ओरल टेस्ट काइंड ऑफ जो अपन लेते हैं ना, कि हाँ मैम ने पढ़ा दिया इतना, चलो मैम अब आप पूछो कि हमें कितना आता है। तो उस तरीके से अपन इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहली चीज है हाइड्रोजन का हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में से कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा आपका जो आइसोटोप्स के बारे में पूछा जाता है, प्रिपरेशन हमको पढ़नी है, प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आएंगी। फिर हमारे टॉपिक्स चेंज होंगे, जैसे वाटर हो गया, वाटर अपन कर लेंगे, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, वो अपन कर लेंगे। तो आज पूरा एक तरीके से हाइड्रोजन तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मेरे को थम्स अप कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट करवाऊंगी। 20-25 पॉइंट्स तुम बना लेना, तुम्हारा क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से बनेगा। ठीक है, 20-25 पॉइंट्स तुम बना लो, ठीक है, और मेरे को थम्स अप कर दो कि यस मैम वी आर रेडी विद कॉपी पेन, और उनको ही पढ़ पढ़ के अपन लर्न कर लेंगे क्लास में। ऑल राइट, मैम इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। बिल्कुल सही की बात है माधव, बट अपन बिल्कुल पूरा लेवल क्लियर है, एनसीईआरटी लेवल नहीं है अपना, अपन एनसीईआरटी से बहुत अच्छा लेवल ले रहे हैं अपन, एनसीईआरटी वाला लेवल नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कब से नहीं आए हो? साउथ साइड बोल रहा है, अरे मैम आप कब से नहीं? बेटा अभी थोड़ा सा एग्जाम टाइम चल रहा है और तुम्हारी मैम जो है वो थोड़ी से हल्की सी उन बच्चों की तरफ थोड़ी ज्यादा झुकी हुई है, या कहेंगे कि उस तरफ ज्यादा है। वो तुम्हारे साथ भी होगा जब तुम्हारा जेईई मेंस आएगा ना 2024 का, तो तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए बिल्कुल डिवोटेड होगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहला पॉइंट मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ, पॉइंटर्स बनाते जाना। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1 है। कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। इसमें भी लिखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता है। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, बिल्कुल मत लिखना। 1s1 लिखकर अपनी खुद की बेइज्जती करनी है। 1s1 होता है, पता है, ठीक है। इट इज द नॉर्मल एलिमेंट फॉर्म बट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। हम इसको डाइहाइड्रोजन बोलते हैं, क्यों है हम इसको डाइहाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो H2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। इट रिजेंबल्स बोथ अल्कलीन हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो।
पहला पॉइंट जो तुमने लिखना है वो क्या लिखना है कि इसकी जो रिजेम्बलेंस है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये तुम्हारा पहला पॉइंटर है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करता है इन सम सेंस एंड हैलोजेंस को भी रिजेंबल करता है इन अदर वे आउट। ठीक है, दोनों से रिजेंबलेंस है, ये पहला पॉइंटर है। क्या रिजेंबलेंस है देख लेते हैं। अगर मैं एल्कली मेटल से इसकी रिजेंबलेंस देखूं तो पहला रिजेंबलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुड आई मेक पॉइंट्स फॉर यू? क्या शुड आई मेक पॉइंट्स फॉर यू 1 2 3 4 करके? अभी रिसेंटली मैंने ना डीएफ ब्लॉक पढ़ाया है ना, तो डीएफ ब्लॉक में मैंने 50 पॉइंटर्स डाले थे क्लास में, तो बच्चे इतने खुश हुए उन 50 पॉइंटर्स से। एंड मेरे को कम से कम मतलब मेरे पास बहुत सारे टेलीग्राम मैसेजेस आए जिनमें बच्चों ने पॉइंटर्स में नोट्स बना के मुझसे शेयर किए टेलीग्राम पे कि मैम देखो हमने क्लास के दौरान पूरे नोट्स कंप्लीट किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज, मतलब वो आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इसके भी 25-30 तो बन ही जाएंगे। तो चलो फिर पॉइंटर्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है रिजेंबलेंस ऑफ एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। ये तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं। रिजेंबलेंस यू लिखो, हाइड्रोजन रिजेंबल एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस बोथ। फिर इसी का सब पॉइंटर है, मतलब पहले पॉइंट का सब पॉइंटर है एल्कली मेटल से क्या रिजेंबलेंस है। एल्कली मेटल्स में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, मतलब वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाली वो सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स भी होते हैं, H+ भी तुमने सुना होगा, सेम है, नोट कर लो। ठीक है, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने सुना होगा, Na+, Ka+, Li+, ये भी H+, ठीक है, वो भी सेम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो भी करते हैं, जैसे NaCl इट कंबाइंस विद क्लोरीन, इट कंबाइंस हाइड्रोजन आल्सो कंबाइंस विद क्लोरीन, तो HCl। ओके, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इनकी रिजेंबलेंस एल्कली मेटल से। अब अगला आता है हैलोजन से क्या रिजेंबलेंस है। अगेन कॉन्फ़िगरेशन, halogens have one electron less than the noble gas configuration. One electron less, they need one electron to achieve their nearest noble gas configuration. They hydrogen also need only one electron. पता है कौन सी वाली? हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फ्लोरीन नियोन हो जाए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन आर्गन हो जाए, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन हीलियम हो जाए। है ना एक जैसी सिमिलैरिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी सीधा सीधा हैलोजेंस को मैच होती है। हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की देखो 1680 किलोजूल पर मोल हाइड्रोजन एनर्जी लगती है अगर आयोनाइज करना चाहें फ्लोरीन को, 1255 लगती है पर मोल ऑफ क्लोरीन, एंड 1143 लगती है पर मोल ऑफ ब्रोमीन। तो थाउजेंड्स में जो वैल्यू इनकी है 1312 लगती है हाइड्रोजन को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका पहला ही पॉइंट बना है कि भैया किस सेंस में पूछूंगे अभी हैलोजन से कैसे ये लोग रिजेंबल करते हैं, हाइड्रोजन कैसे रिजेंबल करता है हैलोजन से, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा यूनिक होता है, पॉइंटर नहीं बनाना, पॉइंटर बनाएंगे मैं लिखूंगी तुम लोग के लिए, वही पॉइंट लिखने हैं। हाइड्रोजन अपने बिहेवियर में बहुत यूनिक होता है क्योंकि वो एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है, वो हैलोजन से भी रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको कोई भी पोजीशन दे पाना मुश्किल है। जो चीज इनसे भी मैच खाती है, इनसे भी मैच खाती है, तो नोटोरियस एलिमेंट्स है, तो उसको कोई भी पोजीशन दे पाना क्या है, मुश्किल है। मैम ने कल शादी में कोल्ड ड्रिंक पी थी, बहुत मैम हमको बड़ी शादियों में जाने का टाइम मिल रहा है, जो कोल्ड ड्रिंक पी के मैम ने गला खराब कर लिया है ना, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैम। Thus the position of hydrogen in the periodic table is anomalous and it is, पहली बात तो मैम को कोई बुलाता ही नहीं शादी में, पहली बात तो ये, बुलाया तो मैं चली भी जाऊँ, कोल्ड ड्रिंक पी भी लूँ, आइसक्रीम भी खा लूँ, बुलाता ही कोई नहीं। देखो, thus the position of hydrogen in the periodic table is anomalous and is best placed separately। तो बेटा सेकंड पॉइंटर लगा के लिख लो, पोजीशन इज anomalous, बस सेकंड पॉइंटर लगा के क्या लिखोगे, पोजीशन इज anomalous। ऑलराइट, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अकरेंस, 2 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट था किससे रिजेंबलेंस, एल्कली मेटल से क्या रिजेंबलेंस है, और हैलोजन से क्या रिजेंबलेंस है। दूसरा पॉइंट है एनोमलस पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तुमने देखा कभी ऐसे हाइड्रोजन जो है उसको ना तो एल्कली मेटल वालों ने पूरा जगह दी है ना हैलोजेंस ने पूरी जगह दिया, माला टांग के बीच में लटका दी फोटो इसकी। अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बीच में कहीं टंगा हुआ पाया जाएगा, ना इधर मिलेगा, ना इधर वाले कहेंगे उधर भाग, उधर वाले कहेंगे इधर भाग। तो हाइड्रोजन एक नोटोरियस एलिमेंट है जिसकी पोजीशन एनोमलस होती है, सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये तीसरा पॉइंट लगाओ। मोस्ट एबंडेंट
एलिमेंट, ये थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। तुम देखो तुम्हारा सन किससे बना है, हाइड्रोजन, यही तो है, हाइड्रोजन हीलियम ही तो होते हैं सारे। 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ही हाइड्रोजन का बना है। 70% बहुत मैटर करता है कि पूरी यूनिवर्स का 70%, 70% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। अबाउट हाफ ऑफ द मास ऑफ सन एंड अदर स्टार्स हाइड्रोजन की वजह से है। सैटर्न एंड जुपिटर जो है वो मेनली हाइड्रोजन होता है उनके अंदर, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ये एलिमेंट। और अर्थ के ऊपर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पॉइंट नंबर 4, अर्थ के ऊपर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, लिख लो फोर्थ पॉइंट। ऐसे बनाओ तुम तो अपने कॉपी में 1 2, अब देखना इसी में से तुम्हारे सारे PYQs निकलेंगे तुम्हारे इन पॉइंटर्स में से। तो चौथा है तुम्हारा थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ये। अगर अपन यूनिवर्स में देखें तो मोस्ट अबंडेंट है, अर्थ पे देखें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होता है एज सिंगल एटॉमिक फॉर्म बट लेस रिएक्टिव इन देयर मॉलिक्यूलर स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट है। हाईली रिएक्टिव इन द सिंगल एटॉमिक फॉर्म, मतलब H के फॉर्म में तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर तुम इसको H2 के फॉर्म में देखोगे, डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में देखोगे, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है। तो लिख लो आपका कौन सा वाला पांचवा पॉइंट लिखो, वेरी रिएक्टिव इन H फॉर्म, दिस फॉर्म, बट लेस रिएक्टिव इन H2 फॉर्म ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? चलो ये भी हो गया। Among all डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन की मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होती है। पूछ सकते हैं तुम लोगों से छठा पॉइंटर कि जितने, अब तुम कहोगे मैम हाइड्रोजन की कहां से मैक्सिमम हो गई, कार्बन की कितनी अच्छी होती है, तो बेटा वो डायटोमिक नहीं होता ना। ये कह रहा है कि जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक हो या हेटेरोटॉमिक हो, उनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। एक्सेप्शन इज HF, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। तो 6 पॉइंट्स मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट था आपका रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स एंड रिजेम्बलेंस विद हैलोजन। दूसरा आपका पॉइंट था एनॉमलस है पोजीशन। तीसरा पॉइंट था मोस्ट abundant एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। पांचवा है H के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में बहुत रिएक्टिव है, लेकिन H2 के फॉर्म में हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से लेस रिएक्टिव है। और लास्ट पॉइंट है कि जितने भी, मतलब अभी तक मैंने 6 पॉइंटर्स लिखवाए, जितने भी तुम्हारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ऑफ कोर्स कार्बन उस रेस का हिस्सा ही नहीं है, तो जितने भी तुम्हारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी भी इसी की आएगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है आइसोटोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तीनों के अंदर एक एक प्रोटॉन होता है, तीनों के अंदर, ये तुम्हारा 7वां पॉइंटर आ रहा है, तीनों के अंदर एक प्रोटॉन होता है ना, और 0 न्यूट्रॉन होता है किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है ना प्रोटियम में, फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में, और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्रिटियम में। देखो, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ये आपके तीनों आइसोटोप्स हैं, जिनमें सबसे भारी कौन सा हो जाता है, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम विद 0 न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तीनों आइसोटोप्स में मिला के कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? Should I do PYQs of organic और back exercise presentation? एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट PYQ करने बहुत जरूरी है, बट अगर पूरे नहीं कर पा रहे हो तो शुरू के 2-3 क्वेश्चंस हर टॉपिक पे कर लो, हर सब टॉपिक पे। तो मिनिमम 3 साल के तो जरूर करना, और NCERT भी करनी है। हाय आदित्य, वेरी गुड। टोटल 3 होते हैं, सही, बिल्कुल सही। तरंग बंसल, दृष्टि, अमन चौरसिया, सही। माधवी शर्मा, शाबाश बेटा। टोटल 3 होते हैं। कौन सा पॉइंटर हो गया, ये 7वां हो गया। 7वें में तुमने डायग्राम बनाने थे और डायग्राम के नीचे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर लिखना था। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पढ़ लिया यार, अबंडेंस सबसे ज्यादा प्रोटियम होता है, इनफैक्ट 99.98% अबंडेंस होती है। इसको बना लो तुम 8वां पॉइंट कि अबंडेंस सबसे ज्यादा होता है प्रोटियम। ठीक है, और उसके बाद में अबंडेंट, उस नेक्स्ट अबंडेंस किसकी होती है, ड्यूटेरियम की, है ना। ड्यूटेरियम लिख लो, 8वें पॉइंट का ही A लिखना,
ए पार्ट है कि ये सबसे ज्यादा अबंडेंस है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटियम 99.98% अबंडेंस। एट्थ का ही बी पार्ट है तुम्हारा कि भैया मोस्ट अबंडेंट कौन है, आई मीन जो अबंडेंस है मोस्ट अबंडेंट तो प्रोटियम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट अबंडेंस किसकी है 0.0156, ये तुम्हारी ड्यूटेरियम की होगी। और इसी का सी पॉइंट लिखना जिसमें लिखना है अबंडेंस भी इसकी बहुत कम होती है, दिस इज अ रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। फटाफट क्विकली लिखते जाओ, नोट बहुत जल्दी करना पड़ेगा तुमको। ये कैसा है, हाय फरीहा बेटा तुम तो भूल ही गई मैम को बेटू। हाँ तो देखो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन है, रेयरेस्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का हो गया अपना 10 की पावर -15%, इसकी 10 की पावर -15 तो बहुत ही कम है यार। और फिर ये देखो ट्रिटियम है और ये रेयरेस्ट आइसोटोप ही होगा ऑब्वियसली, और स्टेबल भी नहीं होता, रेडियो एक्टिव भी होता है, तो ये तुम सी पॉइंटर में मैच डाल दो। ठीक है, अब इस टेबल में से अपन तो अपने काम की चीजें पढ़ेंगे, मोस्टली चीजें हमें पता है, कुछ नई बात होगी वी विल मेक अ पॉइंट ऑफ नोट। ठीक है, हम नोट बना लेंगे। एटॉमिक नंबर 111 डन है, टिक लगाई जा रही हूँ मैं, यहाँ कोई पॉइंट नोट नहीं करना। 8 पॉइंट्स हम नोट कर चुके हैं, है ना, 8 पॉइंट्स हम नोट कर चुके, फिर रिव्यू कराऊंगी 10 के बाद। एटॉमिक नंबर 111, मास नंबर 1 2 3, बिकॉज 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सिंपल, सब रट्टा मारना है। एग्जैक्ट एटॉमिक मास 1.008, 2.014, 3.01, सब रट्टा मारना है, मतलब इसको रटना भी नहीं है। ठीक है, देन सिंबल भी हमें पता है, 11H, 12D एंड 13T। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2D2T2 पता है यार, इतना नहीं लिखना अपने को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस 111, प्रोटॉन तो तीनों में 1 होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं 0 1 2, ये भी पता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 1 1, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 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 पता है हमको। रिलेटिव अबंडेंस जो है वो कितनी है 99.8, ये तुम कर चुके हो ऑलरेडी, 8 के सारे पॉइंट्स यही हैं। स्टेबिलिटी जो है वो 2 स्टेबल है, और आखिरी वाला जो है वो रेडियो एक्टिव है और स्टेबल नहीं है, वो भी तुम 8th के ABC किसी में लिख चुके हो। ये पूरी टेबल अगर पता है तुमको ऑलरेडी तो मैं आगे से हट जाती हूँ, थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में। प्योरिफिकेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यूट्यूब पर कोई आपके जैसा नहीं पढ़ा पाया है और ना ही पढ़ा पाएगा, इसलिए मैम प्लीज आप ही इन्हें कवर करिएगा। गोल्डन लर्निंग इतनी ठीक है बेटू, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी करवाना है प्रियांशु, डोंट वरी, करवा दूंगी। हाय वन डन हो गया, चलो डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम एक पॉइंट को रट्टा मारने बैठ जाओगे ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये सब चीजें तुम्हें पता होती है, तुम उनको लर्न करो जो तुम्हें नहीं पता और जो वेरी कर रहे हैं, सब तो यहाँ एक जैसे है, तो वो चीज जो डिफरेंट है, न्यू है, तुम्हारे लिए नया नया इंफॉर्मेशन है, और वो कंपेरेबल, मतलब एक दूसरे कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज लर्न करना। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो ट्रिटियम का T2 का। तो ये ऐसा पॉइंट है जो हाँ हम अलग से पॉइंटर बनाएंगे। तो 9th पॉइंट में क्या लिखना है मैं बताऊंगी, भी रुक जाओ सुन लो। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम H2D2T2, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम H2D2T2। ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ऑर्डर पूछा जा सकता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, कई बच्चे सेम ही तो आइसोटोप से कंफ्यूज नहीं हो ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही H2D2T2 के सीक्वेंस में बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि बॉन्ड लेंथ में फर्क नहीं है, तीनों ही 74 है, कोई भी कंफ्यूजन ना रखे, इसलिए मैं ये टेबल बना के लाई हूँ। बॉन्ड एनर्जी 436, 443, 446, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, ये वाला तो बहुत गजब का इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन कैसे बढ़ रहा है, HDT में बढ़ रहा है मैक्सिमम। तो यार अब पता है इसको कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से अपन लर्न करें। अपन पॉइंट नंबर 9 में लिखेंगे, in the sequence of H2D2T2 melting point increases, boiling point increases, bond length नहीं, bond energy increases, heat of vaporization increases, everything increases but the bond length remains same। तुमने क्या लिखना है पॉइंट नंबर 9 में, in this H2D2 and T2 boiling point, मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग इंक्रीजेस। पता है इसमें कितना इजी हो गया। अब तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन बन के आया और उसने तुमसे पूछा कि भाई बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, तुम पता है क्या याद करोगे, तुम कहोगे यार सब कुछ तो बढ़ रहा था, सिर्फ एक ही चीज थी जो सेम थी, वो बॉन्ड लेंथ थी। तो क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन,
हमने कहा यार सब कुछ बढ़ रहा है, ऑल इंक्रीजेज एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ विच रिमेन सेम। तुम लिखोगे एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ विच रिमेन सेम। अब तुम्हारे दिमाग ने एक चीज पकड़ ली कि मोनिका मैम ने पूरी टेबल दी थी कंपैरिजन की, पूरी टेबल में ये तो टेबल फर्जी थी, मतलब फर्जी से मेरा मतलब हमें ऑलरेडी आती थी, और टेबल के अनदर हाफ में हमें ये याद है एवरीथिंग इन द ऑर्डर ऑफ H2 D2 T2 इंक्रीजेस। हमने सिर्फ एक चीज याद रखी है कि बॉन्ड लेंथ ओनली चीज है जो कि इंक्रीज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अगर तुमने इतना याद रख लिया तुमको अपने आप ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स याद हो गए। बॉन्ड ये अपना मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी याद करनी है, सब कुछ बढ़ता है, जो पूछे वही बढ़ता है ऐसी चीजों में। क्लियर है? तो कितना इजी टू मेमोराइज है, सिर्फ एक चीज लर्न करिए कि बॉन्ड लेंथ सही में, बाकी सब बढ़ता है, तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार इसका क्यों होता है और उसका क्यों होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में देखो अब हमारा 9 पॉइंट तो हमने लिख चुके हैं, यहाँ 10वां पॉइंट आएगा कि हेडिंग भी वही डालेगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर शॉर्ट नोट बना देंगे इसका 10th पॉइंटर के फॉर्म में। डिफरेंट पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन कौन सी होती है? H2, जो कि किस में कन्वर्ट होती है? 2 हाइड्रोजन में। भाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो 2 एटॉमिक हाइड्रोजन में ही कन्वर्ट हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन 104, याद करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 104 मुझे लगता है तुम्हें याद हो गया अभी। फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ H2 व्हिच इज एंडोथर्मिक एंड एन आइडियल कंडीशन फॉर दिस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर चाहिए होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होती है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? थोड़ी देर पहले अपन ने, जब हम शुरुआती 2-3 पॉइंट्स में चल रहे थे, हमने कहा था कि एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। इनफैक्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन चंद उन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में से एक है जिसकी बॉन्ड एनर्जीज मैक्सिमम होती है, तो उसका रिएक्टिविटी इतना नहीं होता है इसका, इसलिए। लेकिन इसकी जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो बहुत रिएक्टिव होती है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में क्या लिखोगे? तुम लिखोगे वेरी रिएक्टिव, बस, तो भाई बहुत रिएक्टिव है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं हाँ अभी क्वेश्चन लिखना रिद्धि, अभी इसको हम इसको कर लेंगे, इसको कंपाइल करके इसका बिल्कुल छोटा शॉर्ट नोट निकालेंगे। फिलहाल तो एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में सीखते हैं कि भैया सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन में आपके जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं होती। दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन, व्हाट इज दिस नेसेंट हाइड्रोजन? एक शब्द सुना था हिंदी का, नवजात, नवजात शिशु, हिंदी में जब बेबी बॉर्न होता है ना, वी कॉल इट नवजात शिशु। तो नवजात शिशु जो चीज होती है दैट इज न्यूली बॉर्न बेबी, सो हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज अ न्यूली born baby and it is nascent hydrogen. Nascent का मतलब होता है newly born, नवजात, all right. So it is formed by specific chemical reaction. किससे बनता है nascent hydrogen? अगर तुम जिंक में पानी डालोगे तो ZnSO4 and 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, दिस इज वेरी रिएक्टिव, इट फॉर्म्स N2, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है, अनस्टेबल। सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब जैसे अगर तुम FeCl3 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन लोगे तो Fe अपने +3 से Fe अपने +3 से किस में आ जाएगा? +2 में आ जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया ना, तो नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो अभी अपन कंपाइलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को अपन इंक्लूड करेंगे। फिर है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड और एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तुम लोगों ने वो ऑर्गेनिक में पढ़ा ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। एक मिनट, तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिनमें मेटल H2PD, H2PT, H2Ni, तो मेटल के तो एडसॉर्प्शन होता है, मेटल के अंदर छोटे छोटे ना गड्ढे होते हैं, उसके सरफेस पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उन गड्ढों के अंदर घुस जाती है, वो वाली हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड, क्योंकि उस प्रोसेस को ऑक्लूजन कहते हैं। उस प्रोसेस के दौरान हम मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो ऑक्लूजन वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो गैस को एडसॉर्ब कर सकते हैं। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन जब आप कॉटन या टिश्यू पेपर को पानी में डिप कर दोगे ना तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल जैसे कि A4 साइज का पेपर है, ये पेपर है, इसको एकदम से पानी में डिप करके निकालोगे तो पानी ऊपर होता है, अंदर तो बहुत देर में जाता है, तो ऊपर ही सरफेस पे लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू में केक लिया मुंह पे पटाक, एडसॉर्प्शन, ठीक है। और केक खाते हैं वो तोंद के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन ऊपर ऊपर से होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें वो हाइड्रोजन गैस को क्या या कोई भी गैस को क्या कर लेती है?
एडिजॉर्ब कर लेती है, उसको ऑक्लूजन कहते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहते हैं। देन आता है आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दो आती हैं, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं हाइड्रोजन के। एक तो आपका आता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक आता है पैरा हाइड्रोजन। चलो इनको पढ़ लेते हैं। ऑर्थो एंड पैरा, जिनको हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियर आइसोमर्स कौन है, या हाइड्रोजन के प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स कौन है, या हाइड्रोजन के आइसोमर्स कौन है। एज सिंपल एज दैट, हाइड्रोजन के न्यूक्लियर आइसोमर्स कौन है, प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स कौन है, और एल्स आइसोमर्स ही कौन है। तो हाइड्रोजन के आइसोमर्स होते हैं कौन कौन से, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है जिसमें दोनों जो प्रोटॉन्स की स्पिन होती है वो कैसी होती है, सेम डायरेक्शन में। जैसे प्लस हाफ बनाता है +1 और माइनस हाफ बनाता है -1। लेकिन पैरा हाइड्रोजन वो होती है जिसमें प्रोटॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलके क्या बनाएंगे, 0। तो ये हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 पॉइंटर हमारे तैयार हुए। 10वां, अब 10वें को मैंने एज प्रोमिस्ड मैंने कहा था मैं पढ़ा दूंगी, फिर कंपाइलेशन करेंगे, फिर तुम नोट करना, ठीक है। तो मैं इसको नोट करवाती हूँ। ऐसे लिखना, देखो 10th पॉइंटर अब लिखना शुरू करना है, पर पहले सुन लो। एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये लिखा अपन ने। एटॉमिक हाइड्रोजन के 3 पॉइंट्स कर दो। बहुत यूजर फ्रेंडली नोट्स बनाने हैं तुमको, स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स बनाने हैं, सेल्फ फ्रेंडली नोट्स बनाने हैं कि 10 मिनट पढ़ा लो भैया चैप्टर रिवाइज, वैसे वाले। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले लिखना सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें तुम ये लिखना कि जो ऐसे करके कि जो H है वेरी रिएक्टिव, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, और H2 जो है लेस रिएक्टिव। पहले भी लिख चुके, दोबारा भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया तुम्हारा सिंपल एटॉमिक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा था नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होता है जो कि जिंक प्लस H2SO4 से बनता है, और उसके अलावा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगला हम ले लेंगे कौन सा वाला, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पॉइंटर्स क्या लिखेंगे अपन, इसके पॉइंटर्स लिखेंगे सबसे पहले नेसेंट हाइड्रोजन के न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। अब ये तुम्हारे खुद के लिए है कि भाई तुम्हें याद कैसे रहेगा। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, जिंक में H2SO4 डालने से ये बनता है, ठीक है, प्रिपरेशन। एंड तीसरी चीज है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये नेसेंट हाइड्रोजन लिख लिया तुमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्लूडेड या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो इसमें ये तुम्हारा लिखना ही काफी है, बस नाम लिखना ही काफी, बाकी तुम समझ जाओगे। ऑक्लूडेड ऑब्लिक एडजॉर्ब्ड, इसका तो नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है, नाम में ही एक्सप्लेनेशन है। और फिर जो आपका आता है चौथा, वो कौन सा आता है आपका, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि ऑर्थो एंड पैरा दो तरीके का होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इनको प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स बोलते हैं, लिखो। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको अपन फर्दर डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा के ब्रैकेट में लिखो, मेरे पास जगह नहीं है। प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स, ठीक है। इसमें बस इतना लिखना, प्लस हाफ और माइनस हाफ। पैरा में लिखना प्लस हाफ एक सेकेंड बच्चा पार्टी जाओ, एक सेकेंड, प्लस हाफ माइनस हाफ, इनको बोलते हैं प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स। लो अब 10वें पॉइंट में तुम्हारा एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। लिख लिया सबने, हाय छवि बेटू, चलो डन हो गया। मैम ड्रग्स वन शॉट ने बहुत इजी बना दिया था टॉपिक, कभी नहीं भूल सकती हूँ उस टॉपिक को। सेशन के मिडिल में जो आपने टेस्ट लेते हो उससे तो दिमाग में फिक्स हो जाता है। थैंक यू। अरे तो फिर तो टेस्ट ले लेते हैं अभी। तनीषा कह रही है कि यार मैम टेस्ट लो, तो अब जो अच्छे हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएगा ना मुझसे शेयर करना, ताकि मैं और बच्चों को देख के उनकी हेल्प कर सकूंगी। जो अच्छे हैंड राइटिंग में पॉइंटर्स बनाएगा, ठीक है, और कोई भी चीज गलत मत लिख देना, है ना, अच्छे से लिखना हैंड राइटिंग में, फिर टेलीग्राम पे मुझसे शेयर कर देना। चलो 10 पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं अपन, 10 पॉइंट्स बना लिए अपन ने। 10 पे अपना बेसिकली माइलस्टोन आता है जहां अपन रिपीटेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि रिवीजन अच्छा होता है। एक बार मैं रिपीट कराती हूँ, देन आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। पहला पॉइंट था हमारा एल्कली मेटल और एल्कलाइन दोनों से रिजेम्बलेंस होती है।
अब फर्स्ट पॉइंटर ये हमारा चल रहा था, एल्कली से क्या रिजेंबल करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी। हेलोजेंस के साथ दो चीजें रिजेंबल करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि हेलोजेंस का भी ज्यादा होता है और इनका भी ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में हमने ये किया था कि इसकी जो पोजीशनिंग होती है वो एनोमलस होती है, और जहां ये नेचर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वहीं पे ही अर्थ पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसमें छठा पॉइंटर ये था कि हाइड्रोजन खाली अकेला हो तो बहुत रिएक्टिव होता है, पर दुकेला हो तो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। चलो 6 पॉइंट्स कवर हो गए। आइसोटोप्स 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, टोटल 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। सबसे रेयरेस्ट ये होता है, 10⁻⁻15% की इसकी अबंडेंस होती है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली फाउंड होता है वो प्रोटियम होता है, 99.98% अबंडेंस होती है। ठीक है। अब इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब चीजें आपको आती, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेंगे। तो यूं याद रख लेना कि सब चीजें बढ़ती हैं इसमें टुवर्ड्स, जब हम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जाते हैं, ओनली वन थिंग विच रिमेन कांस्टेंट इज दिस थिंग, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो अब इस पे कोई भी सवाल आएगा तो देख लेना, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है, और हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन भी बढ़ता है। ठीक है। फिर अपन ने 10वें पॉइंट में अपन ने इन तीनों को क्लासिफाई किया, मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन के टाइप्स पढ़े हैं, कि एक तो सिंपल वाली हाइड्रोजन होती है जिसमें H बहुत ही रिएक्टिव होती है, H2 बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होती है। नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न, जिंक को H2SO4 डालने से बनती है, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे चिपकी हुई, घुसाड़ी हुई हाइड्रोजन होती है। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें ऑर्थो में +½ एंड पैरा में +½ -½ होता है। ठीक है। ये सारा अपन ने, अब ये बहुत ही बढ़िया अपना तैयार हो गया यहाँ तक का। ये तो इन व्हाट रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और सिमिलर, इन व्हाट रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और सिमिलर। जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, फरिया का मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। फरिया मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी बच्ची है। मैम यू जस्ट ऑर्थो पैरा ओपी। हाँ जी, करेक्ट आंसर देख बताते, तरंग बंसल, विश्व, तरंग बंसल इज ऑल्सो वेरी वेरी रेगुलर दीज डेज। हाइप्ड वन, अमन, अमन चौरसिया, रिद्धि, कनिष्का, रुमाना, माधवी, विश्वा, शाबाश, दृष्टि, वेरी नाइस, वेरी नाइस, रोहित, शाबाश। बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ही नहीं, इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ही नहीं, प्रोटियम, ऑर्थोपैरा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। Again, the correct answer is B. And here we have natrium, Rahul, Kanishka, hyped one, Rohit, Madhavi, Drishti, on the floor, Tarang Bansal, Osama, Osama, अरे बाप रे, अमन सैयद, अमन चरसिया, अर्चना सिंह, एवरीवन इज करेक्ट। रट लिया तुमने? अच्छा मुझे बता दो, अगर ये आइसोटोप्स नहीं होते तो क्या होते हैं, और सेशन को भी लाइक कर दो। अगर ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन आइसोटोप्स नहीं होते तो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन आइसोटोप्स नहीं होते तो क्या होते हैं? चलो देखें कौन पहले बताता है। अच्छा, सक्षम इज योर नेम, ऑल राइट तरंग। मैं कैसे याद रखूं यार, अभी केमिस्ट्री याद रखूं कि क्या क्या याद रखूं मैं? अमान सैयद, ओके। These are proton spin isomers, exactly, Drishti, Tanish, Aman. These are proton spin isomers, proton spin isomers, all right, बिल्कुल सही, प्रोटॉन स्पिन आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए बी सी में ये है तो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, फटाफट। द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अमन चौरसिया। नंबर सम ऑफ एक्स वाई जेड पूछा है उसने। सक्षम, तरंग बंसल, तेरा नाम मेरे को थोड़ी देर याद रहेगा, सक्षम, फिर तरंग बंसल ही हो जाएगा ये। अमान सईद तो 3 बोल रहा है। अच्छा हाँ, 3 इज द करेक्ट आंसर, बट ए इज द करेक्ट चॉइस। भतीजा, रिया, तनीषा, वेरी गुड, कनिष्का, रिद्धि तू नहीं दे रही आज आंसर, नेट्रियम, रिद्धि सी बोल रही है, अरे यार
हाइड्रोजन has 3 isotopes if the number of न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो न्यूट्रॉन जो तुम्हारा मतलब अपना वो होता है प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन का नंबर 1 होता है क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, जब भी मास नंबर 2 होता है। और ट्रिटियम के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 2 होता है क्योंकि एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए मास नंबर 3 होता है। टोटल मिलाओगे इन तीनों को तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर रिद्धि सी कैसे हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ओके क्लियर, ऑल राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज बट, ये बताओ जरा कि यार ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के साथ प्रॉपर्टीज में तो रिजेंबल करता है, लेकिन क्या चीज है जिस जो अब देखते हैं, तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करते हैं। अच्छा माधवी ने सबसे पहले दिया, अरे वाह। रुमाना, दीपक, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है सक्षम। भगवान करे तू जरूर मतलब एआईआर टॉप एयर्स में आए, और टॉप एयर्स में नहीं भी आए तो भी आईआईटी जरूर पूछ जाओ, फिर मेरे को नहीं बिल्कुल भूले आईआईटी पहुंच के। भतीजा आर्य, अर्चना सिंह, विश्वा, अमन चौरसिया, राहुल, बिल्कुल सही। देखो नवजोत सरगम बोल रही क्योंकि ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन की करते स्लोअर रिएक्ट करता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी तो ज्यादा थी ना, तो जिसके बॉन्ड तोड़ने में मेहनत लग रही है तो वो रिएक्टिविटी तो स्लो ही शो करेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये तुम्हारे मेंस 2021 का रीसेंट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 5th क्वेश्चन। गोल्डन लर्निंग, व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड रिद्धि, माधवी, सक्षम, नेट्रियम, रोहित, भतीजा रिया। भतीजा रिया मैं कुछ गलत ही पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है भतीजा थोड़ी नाम होता है किसी का। वाह, भात भातजारिया, पता नहीं। दृष्टि, वेरी नाइस वेरी नाइस, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। अमन वेरी गुड, शाबाश। कितने इजी क्वेश्चंस है। आइसोटोप ऑफ असली सवाल। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, वो वाला क्वेश्चन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर अंश गुप्ता, ओके चलो, सी इज द करेक्ट आंसर। नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो तुर्रम खान मत बनना क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब प्रिपरेशन पढ़ ले क्योंकि अभी बाकी सब तो कंप्लीट हो गया ना। मेरे को बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन से आइसोटोप का होता है, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? वेरी गुड रिद्धि, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट पूछा मैंने। प्रोटियम, शाबाश। पलकेश्वरी जोशी, आकाश कुमार, माधवी शर्मा, रॉय ऑन द फ्लोर, रोहित। प्रोटियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? थैंक यू सो मच नमन कर। मुझे लग रहा है मैं बनार पढ़ा के मुझे जाना चाहिए, मेरा गला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कफ फिर दर्द होता है, कैसे वाली खांसी हो रही है। वेरी गुड ट्रिटियम, शाबाश। ऐसा लगा जैसे ट्रिटियम किसी बच्चे का नाम। वेरी गुड ट्रिटियम, ट्रिटियम इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? सेम होती है। यस रोहित, रिद्धि, वेरी गुड रिष्टि, ध्यानेश्वरी, वर्षा जायसवाल, अभिनव, तरंग बंसल, सक्षम यानी कि माधवी, सेम होती है, सबकी सेम होती है। बहुत ही प्यारा लर्न कर लिया। हमने शुरुआत में किया था एनोमलस पोजीशन, ठीक है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें ये हैलोजन से रिजेंबल करता है हाइड्रोजन? वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें ये हैलोजन से रिजेंबल करता है?
वेरी गुड रिद्धि, कॉन्फ़िगरेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी, शाबाश। अर्चना सिंह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, हंटर, शाबाश। रोहित, वेरी गुड। तो चलो सब रट गया यहाँ तक। तो अब प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा है, मतलब पता नहीं किस किस से हाइड्रोजन बना ली इन्होंने, पर चलो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा अच्छे समझ सके और मेमोराइज कर सके। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डालना, अभी इसके पॉइंटर्स अपन नहीं बनाते, प्रॉब्ली बहुत सारी प्रिपरेशन है तो उसको 1 पॉइंट में लेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स करेंगे, वी विल टेक दैट डिसीजन लेटर ऑन। पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एसिड से प्रिपरेशन, नंबर 1 एसिड से प्रिपरेशन। मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि 12th में आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, अगर उनको आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ रख दो जैसे कि HCl या H2SO4, तो हाइड्रोजन लिबरेट होने लगती है। तो तुमको बस ये देखना है, आयरन कॉपर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिनमें आयरन इज वन इज नॉट कॉपर। मैं बताती हूँ तुमको, देखो एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन को रेफरेंस माना जाता है व्हाइल डिजाइनिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसका नाम होता है शी। अब शी नाम से एक्साइट मत हो जाना, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 माना जाता है। कॉपर का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव 0.34 होता है, और जैसे जिंक है, आयरन है या जिंक है, इनके वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज मैं बता रही हूँ ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी मोर देन हाइड्रोजन और रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेस देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग में मत घुसना, ये तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा दूंगी मैं बाद में, ठीक है ना। ये टफ नहीं है, लेकिन अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, चैप्टर ही खुल गया वाला। तो बेसिकली कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मान लो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इन सिंपल टर्म्स, काय को बच्चों पार्टी को कंफ्यूज करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्टिविटी अच्छी समझ में आएगी। तुम तो इसको यूं लिखना, वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको अगर तुम HCl या H2SO4 में रखते हो ना, तो वो H2 गैस रिलीज करने लगते हैं, H2 गैस रिलीज करने लगते हैं। जहां हाइड्रोजन अपने +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और ये वाले मेटल्स अपने 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। काइंड ऑफ ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है। तो ज्यादा क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है, उसको तुमने एसिड में डाला है, तो हाइड्रोजन के बबल्स उठने लगेंगे। जिसमें कॉपर नहीं है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जिंक है, आयरन है, तो इनके अंदर रिएक्शन होगा, ठीक है। एल्कली से कैसे बनाते हैं, मेटल्स के नाम याद करेंगे हम। पहले वाला कौन सा करा था, आयरन कर लिया हमने, ये कर लिया। ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स, याद है मेरे अगर सेशंस तुम लोग रेगुलरली अटेंड करते हो तो सुनो चलावे आली ने पंजाबी गाना कितना बेकार गाया, वैसा करके मेरा एक ट्रिक है, निमोनिक्स बना रखी है मैंने। तो ये वो वाले मेटल्स है जो कि जिनको एम्फोटेरिक माना जाता है। एम्फोटेरिक मेटल्स जो कि एक्चुअली एसिड्स और बेस दोनों से रिएक्ट करने के काबिल हो। तो सुनो जनाबे आली ने पंजाबी गाना बेकार गाया, तो ये पूरी उस ट्रिक में फिट हो जाता है। फिलहाल अभी मैं फिट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेरिलियम, जिंक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक माना ही जाता है, टिन एंड लेड, ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। अगर इनके अंदर आप NaOH डाल दो, ठीक है, तो क्या बनता है, इनके कुछ कुछ कंपाउंड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ इस मौके पे तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि ये बेरिलियम, जिंक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, बेरिलियम, जिंक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड को अगर तुम NaOH में घोलते हो तो कुछ कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन रिलीज होती है। वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको एसिड्स में डालने पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। और एम्फोटेरिक मेटल्स जैसे कि आपके कौन से हो गए, बेरिलियम, जिंक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, इनको भी अगर आप एल्कली से रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन रिलीज होती है। पानी से कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना इसको ध्यान से। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर रखे जाते हैं, अगेन ये ऊपर और नीचे का फीलिंग गड़बड़ है, क्योंकि अभी हम तुमको नहीं समझा पाएंगे ऊपर कोई रखा जाए वो क्यों रखा जा रहा है। बहुत अच्छी फील दिलाती हूँ मैं इलेक्ट्रो में, बट इट इज नॉट द राइट टाइम कि हम इलेक्ट्रो वाले, मतलब एक गांव निकले थे दूसरे गांव की टैक्सी पकड़ ली अपन ने, वैसा लगेगा। तो वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तुम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना कि दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उनको अगर तुम पानी में भी डालो ना तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये तो वही मेटल थे ना जिनको एसिड में डालने से हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो ये पॉइंट तो सेम ही है। एसिड में डालने से भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहे थे, पानी में डालने से भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, एसिड में डालने पे भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहे थे, पानी में डालने पे भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं।
कौन से वाले मेटल्स जो कि ज्यादा रिएक्टिव थे। और बता सकते हो कौन से वाले एलिमेंट्स एल्कली के साथ हाइड्रोजन रिलीज करते हैं? जल्दी जल्दी। नाम लो। देखो ये इनका पूछ रही हूँ मैं, बेरिलियम, जिंक, सिलिकॉन, ये मैं बोलती एल्कली। एल्कली मतलब बेस। एम्फोटेरिक, देखो निशा ने सबसे बढ़िया आंसर दिया है और रोहित ने सबसे बढ़िया आंसर दिया है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक वाले एल्कली में डालने पर हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और हाइड्रोजन से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो एसिड में डालने पे हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और पानी में डालने में हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब पानी कितने तरीके का हो सकता है वो सुनना भाई। हमने ये पढ़ा कि वो सारे एलिमेंट्स जो पानी से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा एक्चुअली रिएक्टिव होते हैं, वो पानी में डालने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2। लेकिन पानी कैसा हो? पानी ठंडा हो सकता है, चिल्ड वाटर, पानी हॉट हो सकता है, और पानी बहुत गर्म यानी स्टीम हॉट हो सकता है। तो तीन चीजें तो हमें दिख रही हैं। अब पता है क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे ना, हाईली रिएक्टिव, उनमें ठंडे पानी से भी काम हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल में ठंडे पानी से भी काम हो जाएगा, क्योंकि और लेकिन अगर मेटल्स जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है तो गर्म पानी से काम होगा। और अगर मेटल टस के मस नहीं होते हैं, बहुत ही घटिया, मतलब बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन करने को तैयार ही नहीं है, तो साड़ दो उनको स्टीम से। फिर तो तुम्हें पानी उतना ही गर्म लेना पड़ेगा जितना मेटल तुम्हारा कम रिएक्टिव है। तुम्हें पानी उतना ही गर्म लेना पड़ेगा जितना मेटल तुम्हारा कम रिएक्टिव है। मेटल बढ़िया रिएक्टिव है, ठंडे पानी से काम हो जाएगा। मेटल की रिएक्टिविटी मॉडरेट है, थोड़ा गर्म पानी डालो। मेटल की रिएक्टिविटी बहुत निखिद्ध है, सड़ती हुई भाप डालो, वैसा। तो जितना ज्यादा तुम गर्म पानी ले रहे हो उतना ही रिएक्टिविटी कम है, इस बात पे ध्यान रखना। इसका मतलब तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें तो याद करना है कि कौन तो हाईली रिएक्टिव है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव है और कौन वेरी लेस रिएक्टिव है। तो अब ये सीरीज तुमको सीक्वेंस याद करना है कि यार एक बात बताओ, तुम्हें पता है लिथियम पोटेशियम एल्कली मेटल्स जो होते हैं, ली ना की, एक तो लीना की शुरुआत वाले कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम तो तुम्हें पता है कि आग लगा देता है पानी में, पता है ना? ठीक है, और उसके अलावा ये कार स्कूटर बाप, लीना की यानी अल्कली मेटल की शुरुआती, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। ये वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। लीना की कार स्कूटर बाप, लीना की कन्या सुंदर बाप, तीन उसके ऊपर के, और पोटेशियम कैल्शियम दोनों साथ ही में आ रहे हैं, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा। तो एल्कली के ऊपर के तीन और अल्कलाइन के बीच वाला जो पैच है, लीना की, दिस इज एल्कली, एंड कार स्कूटर बाप, ये अल्कलाइन। ये वेरी रिएक्टिव आते हैं, which में बोले तो कोल्ड वाटर में भी ये रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि बहुत विगरसली रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ये कर देते हैं। ठीक है, अब गर्म पानी से कौन रिएक्ट होगा? जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होगा। तो मॉडरेटली रिएक्टिव में याद रखना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीजिंग। अब ये सारे मेटल पता है कौन से दिखाई दे रहे हैं तुमको? ये पी ब्लॉक का है। ये तो मैग्नीशियम तुम्हारा बहुत अच्छा रिएक्टिव नहीं होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, इधर आना चाहिए था ना सोडियम के बाद। तो इधर जो तुम्हारे मैग्नीशियम है, सोडियम के बाद वाला ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव है, ध्यान रखना। पोटेशियम और कैल्शियम की तो जोड़ी है, दोनों ही आग लगा देते हैं, लेकिन सोडियम कर सकते हैं, मैग्नीशियम जो है वो उसको गर्म पानी की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या जिंक, ये चारों वो एलिमेंट्स हैं जिनको गर्म पानी चाहिए होता है। मतलब अगर तुम जैसे मैग्नीशियम के ऊपर सोचो, ठंडे पानी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं निकलेगी। एल्यूमिनियम पे नहीं निकलेगी, मैग्नीज पे नहीं निकलेगी, जिंक पे नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे रिएक्टिव नहीं होते ये। आगे आते हैं स्टीम से रिएक्ट करने वाले मेटल। स्टीम से रिएक्ट करने वाले कौन से? वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस। आयरन को तो जंग लगते लगते बरसों लग जाते हैं। लोहा एक ऐसी चीज है जिसको जंग लगते लगते क्या हो जाते हैं? बरसों लग जाते हैं। ठीक है, तो लोहा हो गया, कैडमियम कोबाल्ट हो गया, और उसके अलावा निकल, टिन, लेड एंड क्रोमियम हो गया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको गर्मा गर्म भाप से रिएक्ट करवाना पड़ता है। आयरन इज वन ऑफ देम। तो आयरन इज द वन जो कि जिसको बहुत गर्म भाप देनी पड़ती है। जिंक इज द वन जो गर्म पानी में रिएक्ट कर लेता है, और सोडियम इज द वन, गर्म पानी डाल भी मत देना, नॉर्मल ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना देता है। तो प्रिपरेशन कितनी लर्न हो गई, चेक करते हैं जरा। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं बार बार रिव्यू करा करा के रटवा दूंगी,
सबसे पहली प्रिपरेशन थी हमारी। अब एक काम करते हैं, 11th पॉइंटर प्रिपरेशन का बनाते हैं और उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। अभी भी तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। तो सबसे पहले किससे कर रहे हैं अपन? एसिड से कर रहे हैं। मैंने कहा था वो सारे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड्स में या पानी में डालने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर मैंने कहा एम्फोटेरिक मेटल्स को अगर आप NaOH में डालते हो वो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर मैंने कहा इनके पानी से रिएक्शन पे भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन ठंडे पानी में रिएक्ट करते हैं तगड़े रिएक्टिव एल्कली के टॉप 3, और इनके बेटे मांगे ये कार सुंदर बाप, ये 3 वाले, ये आपके ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम कैसा होता है? मैग्नीशियम आपका गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और जिंक, मैंगनीज, और ये MM वाले, मोनिका मैम वाला जो M है ना वो याद कर लेना। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, M से वाले याद कर लेना। और एल्यूमिनियम और जिंक भी ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, हॉट से। और स्टीम से तो वो रिएक्ट करेगा जो बेहद निखिद्ध है, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। अब आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर, आयनिक हाइड्राइड्स भी लेड के हाइड्रोलिथ होता है, पता है इसका फॉर्मूला लर्न रखना अपने को। हाइड्रोलिथ क्या होता है पूछूंगी अभी, हाइड्रोलिथ CH2 होता है। तो हाइड्रोलिथ को भी पानी में डालोगे तो भी हाइड्रोजन बन जाएगी। कंडीशन फॉर द बेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, ठंडे पानी के यूज करो अगर बहुत रिएक्टिव है, हॉट पानी यूज करो अगर नॉर्मल रिएक्टिव है, स्टीम यूज करो अगर वेरी लेस रिएक्टिव है। अब मेथड्स टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन करवा दूं, मेथड्स टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन करवा दूं। अभी तक 10 ही पॉइंट हुए, मैंने अभी नहीं एक्सटेंड नहीं कराए अभी मैंने और नहीं कराया। सेशन को भी लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक बार हमने किन में एसिड डलती है, किन में पानी डलता है, कौन एल्कली से रिएक्ट करते हैं, 3 चीजें याद की हैं। चौथी पे आ रहे हैं प्योर हाइड्रोजन बनाने का क्या तरीका है। प्योर हाइड्रोजन बनाने का क्या तरीका है? प्योर हाइड्रोजन बनती है पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से। जब आप पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको कैथोड पे प्योर हाइड्रोजन रिसीव हो जाती है। पानी का बॉन्ड कच 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 तोड़ोगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म H2NO2, सो H2 इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ये प्योर, बस इतना ही लर्न करना है इसमें और कुछ नहीं। दूसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट H2SO4। अगर तुम मैग्नीशियम के अंदर H2SO4 डालोगे तो भी MgSO4 और प्योर हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। तीसरा है NaH। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिथ के साथ क्या किया था, हाइड्रोलिथ में पानी डाला था तो हाइड्रोजन बनी थी, और इसी के भाई बंधु वाला NaH में पानी डालेंगे तो हाइड्रोजन बनेगी। उसको इसमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इससे प्योर हाइड्रोजन बनती है। और एक ये होता है बेटा ईनो मेथड। ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन बनाने का तरीका है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अपोलो स्पेस मिशंस में या स्पेस में जब हम जाते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स यूज होते हैं। और ये वो सेल है बेसिकली जब अपन स्पेस में जाते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो उनको कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। हमारे जैसे वो घड़ 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 ऑटो स्टार्ट होता है और पूरा धुआं कर देता है, तो हमारी बस चले ना तो स्पेस में जाके भी हम क्या करें, धुआं मचाए हैं, तो वो हमें नहीं करना होता। तो अपोलो स्पेस मिशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज होता है और आप हाइड्रोजन लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन डालते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट पानी होता है, पानी। तो ये जो पानी बाई प्रोडक्ट होता है इसके अंदर हाइड्रोजन वाले फॉर्मेशन में जब उनका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो लगता है उसमें फिर उस पानी को पी लेते हैं, तो वो भी उनका यूज हो जाता है और काफी पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होती है। नहीं तो क्या करेंगे, वहां जाके धुआं मचाएंगे, यूनिवर्स में स्पेस में जाके धुआं छोड़ के आएंगे अपन धरती वाले लोग, ठीक है। तो अब वहां पे हमको चाहिए होता है कि हाइड्रोजन रैपिड मैनर में बन पाए, ठीक है। तो उसके ये मिलिट्री पर्पज में भी यूज होता है ना। अपोलो स्पेस मिशन में भी हाइड्रोजन का बनना इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पर्पज में। तो इनो मेथड दिस इज यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पज। जहां ये लर्न करना तो कि एल्यूमिनियम में अल्कली और पानी डाल के आप हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। एल्यूमिनियम में अल्कली और पानी डाल के आप हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, 4 मेथड्स हमने ये वाले पढ़ लिए, ठीक है। 5वां है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल। 4 कौन से वाले पढ़े, प्योर वाले, रटो फटाफट से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी, मैग्नीशियम के अंदर डाइल्यूट H2SO4, NaH के अंदर पानी, हाइड्रोलिथ में पानी डाल के अपने हाइड्रोजन बनाई थी और NaH में भी पानी डाल के हम हाइड्रोजन बना रहे। इनो मेथड ये आपके मिलिट्री पर्पस के लिए होता है इनो मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, इनो एसिडिटी आती है ना, इनो पीते हैं, वो वाला इनो मेथड कर लो उसको। उसमें भी हाइड्रोजन गैस आती है जिसमें एल्यूमिनियम यूज होता है, एल्यूमिनियम। तो 4 ये हो गए अपने। फिर नेक्स्ट आ रहा है कॉमर्शियल। भाई अपने नॉर्मल कौन से लैंग्वेज का 2 है भाई, हाँ, एक तो अपने नॉर्मल मेथड, फिर अपने
कौन से वाले, प्योर हाइड्रोजन का मेथड। अब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में होती है लेंस प्रोसेस, ये नोट्स बनाने पड़ेंगे अपन को। लेंस प्रोसेस, लेंस प्रोसेस में हॉट आयरन पे स्टीम पास कराई जाती है, इसको गैसिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन रिलीज होती है, ठीक है। ये आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको रटना पड़ेगा। आयरन को रीजनरेट करते हैं बाय रिड्यूसिंग मैग्नेटिक ऑक्साइड विद वाटर गैस, इसको हम विविफैक्शन भी बोलते हैं। अब ये 3 नाम तुम्हें रटने हैं, लेंस प्रोसेस, गैसिंग रिएक्शन और इसमें विविफैक्शन, इस पे मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो इसको नोट करना पड़ेगा। लेंस प्रोसेस गैसिंग रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और विविफैक्शन इसका नाम एक और है, जिसमें आयरन को हम रीजनरेट करते हैं। कैसे रीजनरेट करते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड में क्या डाल करके? वाटर गैस, ठीक है। मैग्नेटिक ऑक्साइड विद वाटर गैस, दिस को विविफैक्शन इज टाइम अलॉटेड फॉर दिस रिएक्शन अबाउट 20 मिनट्स में ये हमें आयरन वापस रीजनरेट हो जाता है। फिर आयरन इज अगेन यूज्ड टू डिकम्पोज द स्टीम, स्टीम को डिकम्पोज करने के अगेन काम में आता है। तुमको रटना पड़ेगा कि कमर्शियल प्रिपरेशन का एक तरीका लेंस, गली, लेंस प्रोसेस, गली में गैस, गैसिंग रिएक्शन, विविफैक्शन आयरन के रीजनरेशन को बोलते हैं, क्योंकि गैसिंग रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज होता है? आयरन। लेन प्रोसेस एंड गैसिंग रिएक्शन इज द नेम ऑफ वन एंड द ओनली सेम थिंग। और आयरन में पानी डाल के तुम बेसिकली ये बना रहे हो हाइड्रोजन गैस, और आपका फिर से आयरन रीजनरेट करने के लिए आपने विविफैक्शन किया है, ध्यान रखना इसको। सेकंड है, बड़े अजीब नाम है, बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में क्या करते हो? मैक्सिमम क्वांटिटी, बेटा जो भी कोई प्रोसेस कमर्शियली यूज होती है उसमें क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है कमर्शियल यूज में। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कमर्शियल हाइड्रोजन ऑब्टेन होती है इस मेथड से। अभी मैं पूछूंगी थोड़ी देर में कि बेटा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कमर्शियल हाइड्रोजन किससे ऑब्टेन होती है? लेन से नहीं होती है, बॉश से होती है। लेन के दूसरे नाम बताओ फटाफट से, लेन प्रोसेस के नाम बताओ। मैम ये साइंटिस्ट नाम ऐसे क्यों होते हैं? लेन पे गैस, लेन प्रोसेस नोन एज गैसिंग प्रोसेस। विविफैक्शन, विविफैक्शन, अगर रिद्धि ने बता दिया विविफैक्शन। हाय हर्षित अग्रवाल, पहचाना कैसे नहीं बेटा? विविफैक्शन, यस, लेन में गैस, ठीक है। और आयरन मेटल यूज होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बॉश, बॉश से सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कमर्शियल हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं। वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट केक। अब इसमें क्या करते हो तुम? वाटर गैस प्रोड्यूस करते हो, हॉट कोक, हॉट केक बोली क्या मैं क्या बोली? हॉट केक नहीं बोली, मुझे ऐसा लगा मैं केक बोली। हॉट को गला खराब, तबीयत खराब, एंटीबायोटिक में चल रही हूँ। और देखो यहाँ स्टूडियो में एंटीबायोटिक पड़ी हुई, देखो सबूत के लिए, ये देखो एंटीबायोटिक, और मन में लड्डू फूट रहे केक के। तो हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत मतलब गरम गरम कोक पे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर को कम नहीं होने देना है। और ये आपकी जो वाटर गैस होती है C+H2, उसको निकल पे कोल्ड गैसिफिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं। इसमें सिन गैस रिलीज होती है H2 के फॉर्म में, ठीक है। फिर यही जो आपकी वाटर गैसेस में स्टीम डालते हैं और Fe2O3 एंड Cr2O3 की प्रेजेंस में वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के थ्रू H2 बना लेते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज बॉश प्रोसेस। क्या रट्टा मारने भाई, क्या रट्टा मारे? 4 बज गए, बस छोड़ रही हूँ बेटू, छोड़ रही हूँ, और 10 मिनट में छोड़ रही हूँ, 10 मिनट में छोड़ रही हूँ बेटा, मैथ्स की क्लास है, बस बस छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना, लिखवाया भी अभी मैंने कुछ नहीं है। आगे चलते तो स्टीम को हॉट कोक से पास किया, वाटर गैस बनी, वाटर गैस को कैटलिस्ट से पास किया, तो ये तुम्हारे CO2 प्लस H2 बने, H2 लेटर ऑन वाटर बन गया, ठीक है। फिर ये CO2Cl2 का निकल के थ्रू किया तो H2 बन गया। तो दिस इज द प्रोसेस जिससे मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस होता है। इतना कोई इसमें से नहीं पूछेगा, तुम तो बस इतना ध्यान रखना कि बॉश प्रोसेस, पता है ज्यादा क्या पूछेंगे जेईई मेंस में? बॉश प्रोसेस का नाम के साथ पता होना चाहिए कि किस चीज से एसोसिएटेड है, बस इतनी। तुमसे पीएचडी थोड़ी करवानी, हाइड्रोजन वहीं थोड़ी बनवा लेंगे जेईई मेंस के एग्जाम में। Bosch process is associated with the production of hydrogen, that to maximum quantity of commercial hydrogen is obtained. ये लर्न कर लोगे मैक्सिमम। और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज बॉश प्रोसेस का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें याद रखनी है। और बाकी नेचुरल गैस के अंदर भी पानी डाल के तुम हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। तो प्रिपरेशन हमारी पूरी हो गई है। मैं इसको अब इसका अपन 11th पॉइंटर भी बना लेते हैं और इसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। फटाफट 2 दफा मैं इसका रिव्यू लूंगी ताकि तुमको अच्छे से लर्न हो जाए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सुनो, एसिड्स, एसिड से प्रिपेयर किया कोई भी मेटल जो कि ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है अगर आप उसे एसिड में डालो तो। एम्फोटेरिक मेटल्स अल्कली में डालने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पानी से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बशर्ते पानी का रिएक्शन और कुछ नहीं, मेटल के साथ ही कराते हैं। तो मेटल हमारे कितने होते हैं?
तीन तरीके के, एक वो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक वो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, एक वो जो बिल्कुल ही निखिद्ध है। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उसमें आते हैं लीना के और ये बाप स्कूटर, कार स्कूटर बाप, कार स्कूटर बाप। तो तीन ये ध्यान रखना, ये तीन तीन वो जोड़े हैं जिनके जो कि बेसिकली नॉर्मल ठंडे पानी से भी बना लेते हैं। इससे पहले क्या किया था, ध्यान रखो, रट्टा मारो, वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो H2SO4 डालने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स NaOH डालने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और पानी के साथ तीन तरीके के मेटल्स हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एक वो जो बहुत रिएक्टिव है ठंडा पानी डालने पे, एक वो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है हॉट वाटर डालने पे, और एक वो जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं जैसे आयरन गर्म पानी स्टीम डालने पे। ठीक है, हाइड्रोलिथ में पानी डालोगे तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2 रिलीज होगा, CH2 NaH में पानी डालोगे तो भी रिलीज होगा, लेकिन NaH वाला फिर आपका कैसा आ जाता है, वो प्योर वाले में आ जाता है। अगला है हमारा मेथड टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन। चार मेथड है, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, मैग्नीशियम को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट कर दो, NaH में पानी डाल दो, या फिर इनो मेथड। ठीक है, फिर कॉमर्शियल प्रिपरेशन में दो पढ़ा है मैंने, एक पढ़ा है लेन प्रोसेस जिसको गैसिंग रिएक्शन या विविफेक्शन बोल रहे हैं, आयरन यूज होता है इसमें, और बॉश प्रोसेस जो कि हाइड्रोजन की कमर्शियल प्रिपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, वाटर गैस रिएक्शन इसका पार्ट है। बोलो लर्न हुआ कि नहीं हुआ। और नेचुरल गैस, तो इसके पॉइंटर बनाते हैं। अब इसका कैसे पॉइंटर बनाने, लिखना क्या वो सुनो, कैसे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो भी सीख लो। सबसे पहले तुम जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन 11th पॉइंटर डालना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऐसे पार्ट्स डालते जाना, मतलब या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऐसे डालते जाना, ऐसे। तो सबसे पहले तुमने क्या लिखा, एसिड्स, फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स के आगे लिखना फ्रॉम मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, वो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करती है। फिर नेक्स्ट लिखना तुम्हारा एल्कलीज। एल्कलीज के साथ लिखना जो आपके एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। उसके बाद तुम लिखना फ्रॉम वाटर। फ्रॉम वाटर, वाटर को फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है, एक लिखना लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव सबके एग्जांपल्स ब्रैकेट में डाल देना, और फिर लिखना प्लस जैसे लीस्ट रिएक्टिव है तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है, मॉडरेटली रिएक्टिव है तो फिर वो हॉट वाटर प्लस हॉट वाटर फॉर्म्स H2, और मोस्ट रिएक्टिव है तो नॉर्मल कोल्ड वाटर प्लस कोल्ड वाटर फॉर्म्स H2। तो ये तुम्हारे तीन कवर हो गए। चौथा पॉइंटर तुम्हारा कौन सा आएगा, कॉमर्शियल प्रिपरेशन, नहीं प्योर प्रिपरेशन। प्योर को फिर चार पार्ट्स में ऐसे एरो लगा के डिवाइड करना। तो प्योर किस में कन्वर्ट होगा, ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस, मैग्नीशियम वाला, NaH वाला और इनो मेथड। फिर एक कमर्शियल प्रिपरेशन, तीसरी चीज कमर्शियल प्रिपरेशन, जिसमें लेन, इनके नाम लिख लेना, लेन प्रोसेस, गैसिंग रिएक्शन और विविफेक्शन, और फिर बॉश प्रोसेस जिससे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं बता देती हूँ क्या है, फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। हाइड्रोजन लाइटेस्ट, कलर, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है, इसमें कोई टेस्ट होता है ना कोई स्मेल होती है ना कोई कलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ बेटा, है ना। इट इज स्पैरेंटली सोल्यूबल वाटर, इन्फ्लेमेबल एंड लेस रिएक्टिव गैस होती है, इट इज इन्फ्लेमेबल। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका काफी कम होता है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक फ्लूइड बोलते हैं बेटा। H2 को क्रायोजेनिक वो फ्लूइड होते हैं जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो बहुत लोअर टेम्परेचर पे भी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्रायोजेनिक फ्लूइड बोलते हैं। 104 जो है रियल, पता नहीं क्या है, 104 किलो कैलोरीज का रियल बना दिया मेरे टाइपिस्ट ने। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 74 पिकोमीटर्स की बॉन्ड लेंथ होती है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है। हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होती है क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये तुम जानते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, तुम्हें ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। मेनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ये भी मैंने तुमको बता दिया कि हाइड्रोजन की रिएक्शंस में मेटल्स जो है वो काम में आते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन यार प्रॉपर्टीज को, मेरे हिसाब से अगली क्लास में पढ़ते हैं। थक गए अब तुम लोग भी, मैं भी ऑन द स्ट्रेच इतना लंबा नहीं बोलना चाहती हूँ। ये बताओ विच प्रोसेस डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। थोड़ा सा कंटेंट छोड़ा है मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में कल ले लेती हूँ। धड़ाधड़ सेशंस लेने एग्जैक्टली यार। 7th बताओ बेटा, बिल्कुल सही। माधवी नहीं बेटा, नेट्रियम कह रहे, ए बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर ना। कौन सी प्रोसेस हाइड्रोजन नहीं बनाएगी, जिंक मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, उसको आइस कोल्ड पानी के साथ हाइड्रोजन कैसे बना लेगा। जिंक आपका मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, वो आइस कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन कैसे बना लेगा, तो ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। अब हाइड्राइड्स अगली बार पढ़ते हैं। अब अगली क्लास का कल का सब टॉपिक डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स। बेटा हाइड्राइड्स में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कल की क्लास मिस नहीं करना, बिल्कुल ही मिस नहीं करना। ये तो हाइड्राइड पे आ गया, ये भी हाइड्राइड पे आ गया।
ये भी हाइड्रेट पे आ गया, ये भी हाइड्रेट पे आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, कल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रेट्स, फिर हमारा D2 वगैरह भी पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से 1 और करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कर अच्छे से रहे, नोट्स कंप्लीट करना। और जो बच्चा बहुत सुंदर नोट्स बनाया, तो आज मैंने 11 पॉइंट्स लिखवाए हैं, उसको मुझसे शेयर कर लेना टेलीग्राम पे। मीनवाइल बता दूं कि जबरदस्त रिजल्ट अपना रहा है किसका, जेईई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो अब सेकंड अटेम्प्ट के में भी फोड़ना है, और जब तुम्हारी बारी आएगी 2024 एस्पिरेंट्स की, तब ये नंबर सर्टनली इंक्रीज होना चाहिए, तब आएंगे हमको मजे। ठीक है, तो बहुत गजब का रिजल्ट रहा है। एंड इस लिंक पे जाके ना आपको महायुद्ध, अंतिम युद्ध के बारे में मैं बता दूं। अंतिम युद्ध हमारा एक नया बैच है, जिसके अंदर हम लोग 2023 मेंस इन एडवांस का ले रहे हैं। आपके बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जा रहा है, मेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है, एडवांस का भी ध्यान रखा जा रहा है। और बेसिकली एक टीचर क्या करेगा, एक टीचर आप तक बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेगा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि कम समय में हम क्या कर सके, बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सके कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द कंटेंट को। कई बार हम शुरू में बहुत सीरियस नहीं होते, तो उस केस में अगर कोई हमें बता दे, जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि हाइड्रोजन में हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हें टीचर बता दे यार तू तो पूरा हाइड्रोजन छोड़, तू सिर्फ हाइड्राइड्स पढ़ ले, या तू हाइड्रोजन वाली स्ट्रेंथ पढ़ ले, स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है, तो 15 मिनट में वो टीचर तुमको जितना भी कराएगा उसमें काफी ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन तुम्हारा हिट हो जाए। तो ये एक्सपीरियंस से आता है टीचर्स को, और वही एक्सपीरियंस टीचर्स तुम्हें घोट के पिलाएंगे किसके अंदर, आपके अंतिम युद्ध में। तो इस लिंक पे जाएं और फटाफट से ये बैच लो बेटा, ये बैच बहुत यूजफुल साबित होने वाला है जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। जैसे मेंस का होगा कंप्लीट, एडवांस की तैयारी इसमें शुरू हो जाएगी। तो बहुत, मुझे मेरे हिसाब से बहुत ऑसमली अमेजिंग बैच है। इसके अलावा लिमिटेड पीरियड ऑफर एक और चल रहा है, उड़ान कोड यूज करने पे 2023 वाले बच्चे और 2024 वाले बच्चों के लिए एडिशनल 20% ऑफ चल रहा है। स्टोर सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन कहाँ लेना है, स्टोर पे जाके लेना है। हर शहर में अब स्टोर हो गए हमारे, तो स्टोर पे जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो काफी अच्छा डिस्काउंट आ रहा है ऑन यूजिंग कोड उड़ान। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड उड़ान, है ना। देन अकेडमी, अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर IIT जेईई मेंस 2023, इस QR कोड को स्कैन करके आप अनअकैडमी का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। देन अगर आप कोटा पे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोटा की क्लासेस को अपने घर बैठे कंफर्ट जोन से लाइव अटेंड कर सकते हो। देयर आर 2 बैचेस, प्राइड बैच एंड प्राइड बैच प्लस। तो प्राइड बैच के बारे में ये डिटेल्स है, ये प्राइड प्लस के बारे में है। ठीक है, तो इसके इनमें देख लेना, और ये रिस्पेक्टिव QR कोड से आप इनको रेफर कर सकते हो। दे आर अमंग द टॉप एडुकेटर्स जो आपका ध्यान रखने वाले हैं वहां पे ऑफलाइन सेंटर कोटा पे। एंड 2023 लास्ट माइल प्रिपरेशन का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि लास्ट माइल प्रिपरेशन में बेसिकली एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, एनहांसिंग जेईई मेंस सीजन 2 प्रिपरेशन। एंड February 2 को इसका रिजल्ट आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं और इस QR कोड के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे JLD के जो टीचर्स हैं, आपका ध्यान रखने, उड़ान टीम आपकी अपनी, tinyurl.com/play पे आपको हमारे साथ रहना है। कंटेंट बहुत अच्छा है, वन शॉट्स वगैरह सब अच्छे से ऑर्गेनाइज है। इस वाले लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी जेईई का पब्लिक टेलीग्राम चैनल, जिसमें सारे आपके कुछ भी हम अकेडमिक या नॉन अकेडमिक सेशंस करते हैं, कुछ इन्फो आप तक लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो वो इसी लिंक के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, एंड प्लस के बारे में आपको पता है कि लाइव पोल्स होती हैं। प्लस एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे ऐसा लगता है घर बैठ के बच्चे फोड़ते हैं, क्योंकि एक बच्चे को तैयारी के लिए अच्छे टीचर्स, अच्छे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस और ढेर सारे कंपटीशन चाहिए होता है। वो सब हम प्रोवाइड करते हैं किस पे, प्लस पे। आपको कहीं जाना है ना आना है, आप अपना कमरा पकड़ो, अपने कमरे के अंदर एक लैपटॉप रखो, बढ़िया सा एक चश्मा लगाओ ब्लू कट वाला, और खूब सारा पानी पियो और घर पे बैठ के पढ़ाई करो। आपको जरूरत नहीं है यहाँ वहां जाने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि यहाँ वहां जाके डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। तो अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है, तो फिर IIT में तो वैसे ही बहुत मजे करने वाले हो। लेकिन यहाँ बेसिकली ये जो फीचर्स तुमको दिए जा रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे, तुम अगर करना चाहते हो ना, तो तुम कर गुजरोगे, तुम कर निकलोगे। हमारे यलगार योद्धा योगी बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द रेगुलर प्राइसिंग, जो कि 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस के लिए है। कौन कौन से, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर एंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है। कोड यूज करेंगे उड़ान, इसमें मिलेगा आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सेशन को लेक्चर कर देना, और कल आना मत भूलना, कल हाइड्राइड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। मैम मुझे अभी CS वाली मैम ने स्पैमर ऑफ द ईयर का स्पैमर ऑफ द ईयर का टाइटल दे दिया। चलो बाय बाय सक्षम, बाय कृष्णा। कुछ समझ नहीं आ रहा कृष्णा, टारगेट सेट करो किसी भी चैप्टर का, खुद का जो खास खास चीजें वो हर एडुकेटर बताता है, उनको फटाफट फटाफट करते रहो। मैंने भी हाई वेटेज टॉपिक, सब टॉपिक्स, इनकी लिस्ट वगैरह डाली हुई है बहुत जगह। फटाफट करो, निपटाओ कोर्स को। बैठे के सोचने से कुछ नहीं होगा, खेलने से खेला जाता है, बैठने से नहीं। ठीक है, चलो बाय बेटू, बाय, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय। पूरा मैसेज ही नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा।
चलो बाय बाय बेटा।